हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए। कौन सी स्थिति बेटा? निरक्षीय स्थिति के लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। देखो कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए आपको वही सेम जैसे आपने अक्षीय के लिए किया था, सेम एज किसके लिए करना है? आपको निरक्षीय के लिए करना है। ठीक है, तो निरक्षीय के लिए, निरक्षीय मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर में, निरक्षीय किसे बोलेंगे, यानी जो ऊर्ध्वाधर लाइन पे होगा उसको हम निरक्षीय बोलेंगे। तो इसके लिए आपने क्या किया? सबसे पहले आपने लिया एक वैद्युत द्विध्रुव। क्या लिया आपने? एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, यानी वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे आपको पता होगा। ठीक है, क्या पता है? देखो आपने लिया -q और एक ले लिया +q, दो आवेश, यानी दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, तो टोटल कितनी हो जाएगी आपके पास? 2a। यानी एक अल्पतम यानी अल्प दूरी पर रखा जाए तो बनने वाला निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये a बिंदु, ये b बिंदु। अब अक्षीय स्थिति पर पता करना है, तो इससे कितनी डिस्टेंस पे? r दूरी पर एक बिंदु ले लिया P, जहाँ पे आपने एक एकांक आवेश रखा +1। क्या रखा आपने? एक एकांक आवेश रख दिया +1। अब देखो ये प्लस आवेश इस प्लस आवेश को इधर की तरफ रिपेल करेगा। ठीक है, जिसके लिए वैद्युत क्षेत्र कितनी हो जाएगी? E1। माइनस वाला क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? E2। तो यहाँ पे देखो कि एक ही बिंदु पर दो वैद्युत बल रेखाएं, मतलब दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहा है आपको। तो इसमें क्या करना है आपको? यहाँ पे मान लीजिए इसने एंगल क्रिएट किया थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो एक ही लाइन पे देखो, एक ही लाइन पे यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? थीटा। तो अगर ये थीटा है, अगर ये देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा, मतलब क्लियर है ये चीज़। अगर ये थीटा है तो जेड यानी अल्टरनेट एंगल बन गया, तो ये भी थीटा हो गया। तो अब क्या करेंगे आप? E1 और E2 के क्या पता कर लेंगे? कंपोनेंट पता कर लेंगे, यानी घटक पता कर लेंगे। तो इसके घटक क्या क्या हो जाएंगे? देखो पहले के घटक अगर देखता हूं मैं, E1 के घटक, तो E1 का घटक क्या हो जाएगा? जो थीटा के साथ लाइन होगी उसमें तो बनेगा E1 cos थीटा, और थीटा के अपोजिट बन जाएगा E1 sin थीटा। ठीक है, अब दूसरे वाले की बात करते हैं, ये रहा E2। तो E2 के घटक कितने हो जाएंगे? E2 cos थीटा, और इधर हो जाएगा E2 sin थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये हमने डायग्राम पूरा बना दिया। एग्जाम में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूरा ये डायग्राम आपको बना के आना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो कितना आ जाएगा? -q के कारण है आपके पास कितना बेटा? E2 है, तो E2 कितना आ जाएगा आपके पास? E2 = -kq। दूरी देखो यहाँ पे, ये दूरी लेंगे, कितनी लेंगे आप? AP और उसका होल स्क्वायर। अब देखो चित्र से देखो आप, यहाँ पे एक चीज़ पता लग रही है कि AP जो दूरी है, अगर ये A है, ये पूरी दूरी कितनी है? R है, यहाँ से O से P तक की, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? R² + A²। तो ये दूरी कितनी हो गई? R + A² और उसका रूट, और यही सेम है जिसके साथ हो जाएगा R² + A²। तो यहाँ रखोगे तो -kq अपॉन रूट R² + A² का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -kq अपॉन R² + A²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये पहली समीकरण आ गई। इसी प्रकार अगर आप देखते हो किसके लिए? +q आवेश के कारण। अब +q आवेश के कारण भी देख लो, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना है? E1 है, तो E1 = आ जाएगा kq अपॉन, दूरी तो वही है सेम, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ R² + A², रूट हट ही जाएगा स्क्वायर से। तो इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई आपके पास? सेकंड इक्वेशन आ गई। उसके बाद आपको क्या देखना है इस पे? अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी है, आपको पता भी लग रहा होगा कि E1 का अगर परिमाण लेते हैं और E2 का परिमाण लेते हैं तो वो सेम आता है। कितना आता है? kq अपॉन R² + A²। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि -q और +q, यानी
ये जो हमारे पास माइनस क्यू और प्लस क्यू है, इनके कारण जो वैद्युत द्विध्रुव है, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बी बिंदु पर, उनका परिमाण तो समान है पर दिशाएं दोनों की क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पे देखा जाए तो देखो E1 के कंपोनेंट ये वाला हो गया E साइन थीटा और एक इधर हो गया इस E2 का E2 साइन थीटा। तो यहाँ पे E1 के जो ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट है E1 व E2 को घटकों में वियोजित करने पर, क्योंकि परिमाण समान है तो दिशा क्या होगी, अलग अलग दिशा है इनकी, ठीक है, जो कि हमें पता लग भी रही है। बट यहाँ पे आपको रिजल्टेंट भी तो पता करना है बी बिंदु पर कि इन दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इन दोनों को घटकों में वियोजित करोगे तो जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक दिशा में विपरीत व परिमाण में समान है। अगर परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है, देखो ये इधर और ये इधर, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोजिट क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो यहाँ पे परिमाण में अगर समान है, दिशा में विपरीत है, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। अब बचे हमारे पास कौन से घटक, क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक की दिशा एक ही है बट परिमाण भी सेम है। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्षैतिज घटक दिशा व परिमाण में समान है। तो क्या करेंगे, दोनों परस्पर जुड़ जाएंगे। तो अगर जुड़ जाएंगे तो ये दोनों किसको बताएंगे, इन दोनों के परिमाण को, यानी कुल परिमाण आ जाएगा किसका, E1 और E2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, E निरक्षीय बराबर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा दोनों को ऐड कर दो। कौन कौन से, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 E2 क्या है, सेम है, E1 E2 क्या है हमारे पास, सेम है। तो आप क्या लिखेंगे, मैं इसको ये लिख लूँ 2E1 cos थीटा। अब E1 की जो वैल्यू है वो ये KQ/R² प्लस A²। अब cos थीटा आप देखोगे इस ट्रायंगल से, मतलब इन दोनों ट्रायंगल में से कोई सा भी आप ले लीजिए। तो देखो इस ट्रायंगल में देखो ये तो हो गया आपके पास क्या, कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार A और कर्ण कितना हो गया, तो आपके पास आ जाएगा A/R² प्लस A² और उसकी पावर 1/2, क्योंकि रूट को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, K 2QA को एक साथ लिखा, नीचे हो गया आपके पास R² प्लस A² और उसकी पावर 3/2। क्यों हुआ, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1 है, 1 और 1 प्लस, मतलब 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास P, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया KP, और अपॉन में कितना चल रहा है, R² प्लस A² और उसकी पावर 3/2। ठीक है, यदि R क्या हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो A से, तो A² क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। अतः वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, E निरक्षीय बराबर आ जाएगा आपके पास KP/, देखो R² और उसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो E निरक्षीय आ जाएगा आपके पास KP/R³। क्लियर है ये चीज़, ये आ गई आपके पास निरक्षीय के लिए। कितनी आई, यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू कितनी आई, KP/R³। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कितनी आ गई आपके पास, E निरक्षीय KP/R³। क्लियर है ये चीज़। आपने देखा यहाँ पे अक्षीय के लिए तो क्या थी, डबल टाइम्स थी, यानी 2 गुनी थी, बट इसमें क्या रह रहा है, KP/R³ रह रहा है। अब अगर दिशा की बात करें, इसकी दिशा, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तो होगी माइनस से प्लस की तरफ,
बट इसकी दिशा किधर से हो जाएगी, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर, अर्थात P के विपरीत। ये चीज आ गई होगी समझ में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास निरक्षीय के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप इसे कंप्लीटली अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलेगा, हम अक्षीय और निरक्षीय के बीच में संबंध पढ़ेंगे, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। आज के लिए